नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी, और उस कस्तूरी की आज खास मेहमान हैं देश की जानी मानी लोक गायिका और बनारस सिनिया घराने की दक्ष गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस। बहुत बहुत आभार विशाल, कैसे हैं आप? और बहुत बहुत आभार सबसे जोड़ने के लिए। और आपको बहुत आभार कि आपने लोक संस्कृति से हम सब युवाओं को आकर्षित किया है। हम सब युवा आपकी वजह से लोक संस्कृति, लोक साहित्य और लोक गीतों की तरफ आकर्षित हुए हैं। बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपके बचपन से जुड़ी हुई और कैसा सफ़र रहा। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि संगीत की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है और घर का माहौल कैसा रहता है? मुझे लगता है कि इस दुनिया में 100% कलाकार वही बनता है जिसे घर से माहौल मिलता है जी। वो अलग बात है, उसने सीखा नहीं सीखा, मेहनत की नहीं की, गुरु मिले नहीं मिले, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहली बुनियाद घर में एक माहौल की होती है। और मैंने एक ऐसे घर में आंखें खोली जहाँ पर नौकरी पेशा एक टोटली, मैं कहूँगी बिल्कुल एक ऐसा परिवार जहाँ पर कोई शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई बच्चा गाएगा और मंच तक संगीत को लेके जाएगा। उस तरफ मुझे नहीं लगता माता पिता की कोई सोच थी। लेकिन हमारी आँख खुलती थी सुबह तो वो रेडियो में आराधना जो भजन के कार्यक्रम से, और सबसे पहला मुझे लगता है जब हिंदुस्तान में रिकॉर्ड प्लेयर ग्रामोफोन आया था तो शुरू के पहले खर्चे जो मेरे पिताजी ने किए होंगे वो उसको लेकर आए। और आप सोचे, आज हमें इन नामों का अर्थ पता है, लेकिन जब मैं 5-6 बरस की थी तो सुबह उठते ही पिताजी अमीर खां साहब जी, पंडित टीवी पलूस्कर साहब और पंडित रविशंकर जी अल्लाह रखा खां साहब की जुगलबंदी, ये बड़े वाले एलपी थे हमारे पिताजी के पास। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वे संगीत के कितने बड़े रसिक थे। और मुझे बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि विशाल हमारी कोई बुआएं नहीं थी, पिताजी लोग 4 भाई थे और बाबा की बहुत जल्दी नहीं रहे थे। दादी भी घरेलू महिला थी जो गाती थी लोकगीत। लेकिन ये मुझे भी स्तब्ध करता है कि कैसे उनको संगीत की इतनी गहरी समझ थी, इतने गुणी लोगों की कैसे उनको जानकारी थी। लेकिन वे अपने लिए सुनते थे या हम लोग में संस्कार पैदा कर रहे थे। लेकिन जब तक मुझे विवेक आया तब तक मुझे ये पता था कि घर में एक गुरुजी आने लगे थे और उनका श्रीवास्तव जी थे जो एक सरकारी विभाग में काम करते थे और शौकिया बच्चों को सिखाते थे। ये बात है मिर्ज़ापुर की। अच्छा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ बात 71, मतलब मैं 5 साल की थी। और मेरी बड़ी बहन उनको सिखाने के लिए आते थे, मैं भी साथ साथ सीखने लगी। तो शुरुआत तो ऐसे हुई कि सबसे पहले मैंने जाना कि सुर क्या है, राग क्या है। हारमोनियम पे ही इन्होंने उस ज़माने में सिखाना शुरू किया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा अलग प्रवृत्ति की थी। एक नस नस में संगीत जैसे लेके पैदा होती है, कुछ बच्चे लेके पैदा होते हैं, क्योंकि जो आसपास के सब लोग बताते हैं, माएँ भी बताती थी कि मैं नाचती थी, गाती थी, नाचती थी बचपन में 5-6 साल से ही। तो आपको पता है छोटे बच्चे करते हैं तो सब बड़ी जल्दी आकर्षण, सबको अच्छा लगता है। और थोड़ी बेधड़क थी तो गाने को कहा जाए तो तुरंत गा देती थी। उन सब चीज़ों से शायद माता पिता को और गंभीरता अभी समझ में आई कि सिखाना चाहिए। पिताजी का फिर तबादला मिर्ज़ापुर के बाद झांसी हुआ, वहाँ पर मराठी पासे जी थे, उनसे सीखते रहे हम शास्त्रीय संगीत। फिर उनका तबादला गोरखपुर हुआ, हम गोरखपुर आए और तब तक मैं 10 साल की हो गई थी। और वहाँ पर ये मेरा सौभाग्य था कि बहुत अच्छे, बहुत गुणी गुरुओं का आशीर्वाद मिला। तो वहाँ पर रामपुर घराने के, सहसवान घराने के शुजात हुसैन खां साहब से मैंने सीखा और उस्ताद राहत अली खां साहब से सीखा। तो बस फिर जो आपने कहा पारिवारिक माहौल क्या रहा, तो मैं एक आपको किस्सा बताना चाहूँगी कि आकाशवाणी गोरखपुर में जब गोरखपुर में पिताजी की तैनाती हुई और हमारे फादर डॉक्टर थे, ज़िला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर थे। अच्छा। तो फिजिशियन थे वो, मुझे याद है गाड़ी में अपनी बैठाकर अस्पताल से वापस आए और मुझे बैठाया और
सीधे आकाशवाणी में ड्यूटी रूम होता है सबसे बाहर, वहाँ चले गए, पानी बरस रहा था और वहाँ बोले मैं डॉक्टर PN अवस्थी हूँ, ये मेरी बेटी है और मेरी एक और बेटी है, बस मैं चाहता हूँ कि ये इन्होंने सीखा है लेकिन गुरुओं से ऐसे कुछ मिर्ज़ापुर में, झांसी में अच्छे किसी गुरु से कोई यहाँ कौन सिखा सकता है। कैसे उनको समझ थी कि वो रेडियो आए, वहाँ उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ नए जम्मू से एक आए हैं शुजात हुसैन खान साहब, वो ट्यूशन्स ले रहे हैं, आप उनसे बात करें। और बस उन्होंने अगले दिन उनसे मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने कहा शाम 5 बजे मैं आऊँगा। उस दिन से तालीम शुरू हो गई। तो एक मुझे लगता है कि हर बच्चे को गुरु तक ले जाने वाले मुझे लगता है माता पिता ही होते हैं। बिल्कुल, मेरे मेरे साथ तो यही हुआ। यहाँ तक कि मेरी अप्पा जी से भी जो मेरी पूरी एक यात्रा रही है, उसके पीछे भी मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि पूरब अंग की जो गायकी थी जी, उसकी बहुत बड़ी कदरदान हमारी माँ थी। पिताजी को शास्त्रीय संगीत का था, ख़ास तौर पर भक्ति पदों का था, भजनों का, लेकिन माँ को गज़लों का, पूरब अंग की गायकी का, वो सिद्धेश्वरी देवी जी वगैरह को खूब सुनती थी। और अप्पा जी जब विंध्याचल उत्सव, झांसी में भी मुझे याद है स्कूल में कार्यक्रम देने आई थी, तो मुझे हमेशा लेकर के मिलवाने जाती थी। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उन जब वो की चैती कजरी, तो अप्पा जी से फिर जब भेंट हुई तो मुझे ये सब, वो तो यात्रा आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसका एक लंबा उत्तर है। मुझे लगता है कि घर में बहुत माहौल था, लेकिन इसका था कि बच्चे सीखें और सीखने के बाद क्या होगा या उसकी क्या निकाशी निष्पत्ति होगी, वो मुझे लगता है माता पिता किसी ने नहीं सोची थी। और मुझे लगता है कि जीवन में सबसे सुंदर बात विशाल यही है कि आप जो भी करें उसका फल सोचकर, उसका प्राप्य लक्ष्य सोचकर न करें। कम से कम मैंने तो नहीं किया। आपको रास्ता मिल गया है, उस रास्ते पे चलने का आनंद लीजिए। मेरे माता पिता ने वो राह दिखाई, गुरुओं तक उंगली पकड़ के ले गए, फिर मैं चली, आज तक चल रही हूँ। आज दुर्भाग्य से मेरे तीनों गुरु इस संसार में नहीं है, लेकिन वो मार्ग इतना प्रशस्त है जो तीनों दिखा गए कि मैं उस मार्ग पे चल रही हूँ आज तक। उसके चलने पे ये सब मिल रहे हैं, आप मिल रहे हैं, ये इंटरव्यू को देखने वाले श्रोता और दर्शक मिल रहे हैं। बिन रांझी की हीर हुई मैं, बिन रांझी की हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। क्या बात है। बिल्कुल, जैसा मालिनी जी कह रही हैं कि कर्म करते रहने चाहिए और फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। आपने बताया कि मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, फिर बनारस, कई शहरों से आपने सीखा, कई गुरुओं से आपने सीखा, और वो आपके व्यक्तित्व में झलकता भी है। मालिनी जी, जानना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी सीखा, लोक में रमती हैं, जब आप मंच पर होती हैं तो वो पूरी सुध बुध जो होती है वो सब भूल कर और फिर संगीत की होती हैं आप, लेकिन फिर जानना चाहूँगा लोक संगीत जो है उसमें क्या ऐसा आपको छूता है जो उसमें बिल्कुल ज़मी होती है? हम सब श्रोता आपको लोक गायिका के रूप में बेहद बेहद पसंद करते हैं। बहुत आभार आपका। देखिए, हम जब एक विद्यालय में पढ़ते हैं, पाठशाला जाते हैं, फिर उसके बाद बृहत्तर शिक्षा के लिए जाते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ अपना आगे अपना रास्ता तय करते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने, जैसा आपने शुरुआत में कहा, कि मेरी बड़ी मुख्तलिफ घरानों में से शिक्षा हुई और बहुत अलग गुरुओं से अलग अलग चीज़ें सीखी। जैसे मैंने पूरब अंग की गायकी अपनी गुरु अप्पा जी से सीखी, तो राहत साहब ने चूँकि पटियाला अंग के थे तो गज़लों की तालीम मुझे दी, और पंजाब अंग का जिस तरह से दादरा ठुमरी गाए जाते हैं वो मैंने सीखा। शुजात साहब से मैंने रामपुर सहसवान घराने की जो गायकी, क्लासिकल गायकी, जो रागदारी, उनसे सीखी, और साथ साथ भजन, सुगम संगीत, सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं पिता का जो भ्रमण होता रहा और मेरे पति का भी जो भ्रमण होता रहा जी, उसमें मैंने जो लोकांचल का दीदार किया
मुझको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये एक ऐसा चित्र है हमारे भारत का जो हमारी पहचान है कि यही हम हैं, और ये बड़ा उपेक्षित सा रह गया है। इसकी गहराई, इसकी गरिमा, इसका ठोस जो ज़मीन है इसकी, उसकी ऊंचाई, उसकी उदात, तो उसको कोई शायद इस नज़र से नहीं देखता जैसा मैं देख रही थी। और मुझे ये दशक आप समझ लें कि 90 का दशक तब तक आ चुका था। भारत बदल रहा था, दुनिया बदल रही थी, इंटरनेट आ चुका था, और लोगों में कहीं ना कहीं गांव छोड़ कस्बा बनने के और कस्बा छोड़कर शहर बनने और शहर छोड़ महानगर बनने की एक तड़प इतनी तेज़ भाग रही थी कि कहीं ना कहीं अपने को झुठलाना, अपने को नकारने की प्रवृत्ति दिख रही थी। और मुझे उस दौर में, उसके पीछे मैं अपनी शिक्षा को भी बहुत एक श्रेय देती हूँ, गुरुओं के संग संग, कि शिक्षा में जैसे संस्कृत मेरा विषय रहा, इतिहास मेरा विषय रहा, राजनीति विज्ञान भी मेरा विषय रहा, तो उसमें जो भारत मैंने अध्ययन किया, वो भारत की पूरी पूरी छवि लोकगीतों में दिखती थी। और मुझे लगता था कि इसकी ये चित्र को सामने लाना चाहिए, प्रस्तुति का ऐसा एक ढंग होना चाहिए कि मैं इसकी बात कर सकूं। जिस ढोलक को खूंटी में टांग दिया लोगों ने, जिन दादी को अब कह दिया अब तुम बैठो, अब तो ढोलक, अब डीजे ही का ज़माना, अब लड़का बच्चा अम्मा ये सब ना ही पसंद करे थे, ये सोच को मैं कैसे बदलूं? और मुझे लगता था मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। और उस जद्दोजहद में एक काम मैंने किया कि मैं अध्ययन करती गई। मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहूँगी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का, यहाँ पे कि उनका मेरे व्यक्तित्व पे बहुत, उनके संग ये चर्चाएं बहुत मेरी होती थी काशी में, और उनके संग गानों पर मंथन, उनके संग परंपराओं पर मंथन, और धीरे धीरे चीज़ें खुलती गईं कि लोकगीत, लोक जीवन, विश्वास, विचार सब मिलकर एक है, और हमको एक ही होना होगा। ये नहीं हो सकता मालिनी अवस्थी यार लोकगीत गाएं ना, मैं जब तक वो नहीं हूँ कैसे लोगों को दिखेगा। और फिर मैं सोचती रही कोई आएगा, कोई बिरहा कलाकार, कोई सरकार करे। आप यकीन नहीं करेंगे, शायद मैं पहली बार बता रही हूँ कि एक दौर था कि मैं लिख करके प्रस्ताव अपनी ओर से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को देती थी कि भाई कलाकारों के सोहर आप रिकॉर्ड कर लें, जो ये मेरी ताई जी बहुत अच्छा गाती हैं, आप शायद नहीं रहेंगी, आप एक बार रिकॉर्ड कर ले। लोगों को शायद उस समय ये बात 90 के दशक की है, लोगों को गंभीरता ही नहीं समझ, कौन सुनेगा सोहर, अब कौन सुनेगा हल्दी और लगन के गाने। मैंने भी सोचा ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगा मैं क्यों दूसरों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये मुझे करना चाहिए। और मैंने फिर प्रारंभ किया करना। शुरुआत हमेशा से थी, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं सारेगामा में गई और 98 की बात है, 98, तो पुरानी बात हो गई। अब तो लगता है कि बहुत ज़माना गुजर गया। और वहाँ पे लंदन में सारेगामा का जी का शेड्यूल था टीवी का, सारे गुनीजन थे वहाँ पे, और उन्होंने जब मुझसे पहला ही एपिसोड था तो सब कुछ गा लिया मैंने। तो जगजीत सिंह साहब, फरीदा खानम जी थे जूरी में, तो उन्होंने कहा भाई अब इनका क्या सुने, सब तो सुन लिया। तारीफ़ के मूड में कह रहे थे, बोले ऐसा है कि फरीदा जी बोली कि लखनऊ से आई, इनसे कजरी सुनते हैं। मैं सोचने लगी कि फरीदा जी कह रही हैं और इनके दिमाग में कजरी कहीं वो ना हो जो बेगम साहिबा गा चुकी हैं, बेगम अख्तर जी। जबकि कजरी हमारे यहाँ मिर्ज़ापुरी भी है, बनारसी है, देशज अलग है और उसका एक शास्त्रीय रूप अलग। तो मैंने बिना कुछ सोचे कहा कि अरे कौन सी कजरी सुनाओ, अवध की, बनारस की कि मिर्ज़ापुरी? तो जगजीत सिंह साहब हंसे और बोले इतनी तरह की भी होती कजरी, अच्छा। तो आप तीनों सुनाइए। तो मैंने तीनों सुनाई। और उस दिन जब वो एपिसोड ख़त्म हुआ तो जगजीत सिंह साहब ने कहा कि मालिनी आपको पता है कि जो आपके पास है वो कहीं किसी के पास नहीं, आपने इसको लाने का कुछ कभी सोचा है? तो मैंने उनको एक घटना बताई कि इसी अयोध्या में, तब मेरे पतिदेव तैनात थे, कलेक्टर थे अयोध्या में। तो आपको पता है कोठियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे खेती जैसे छोटा मोटा कुछ, तो आलू के बो रहे थे हम लोग। तो 3-4 औरतें आई, तो आलू जैसे हंसिया से काट करके आलू बुआई कर रहे थे। तो तुरंत हमसे उन्होंने कहा कि दुल्हन बिटिया हुई है घर, बुलाए ले आओ। तो बेटी थी हमारी छोटी, तो 5-6 बरस की थी, अनन्या मेरी बेटी।
जी। तो वो जैसे ही आई तो बुआई होने के लिए हल चला रहे थे खेत में और उसी में आलू गाड़ते जाना था। तो उन्होंने सबसे पहले कुहू के महावर लगाया बिटिया के। अच्छा। और महावर लगा करके बताशा लेके अपने साड़ी में खुद ही आई थी वो, और बताशा एक उसको दिया, पैर छुए और उसके हाथ से आलू पहला भूमि में लगाया। तो मैंने जगजीत सिंह साहब को एक किस्सा बताया कि जगजीत जी, मुझे ये लगता है कि मैं जहाँ पर अब लोग को देखने लगी हूँ, मंच की डिमांड बहुत अलग है। मंच अब बहुत अपेक्षाएं अलग रखता है, 3 मिनट में आपको गाना है, जबकि मुझको लगता है परंपराओं से जुड़ी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो जहाँ पहुँच चुकी हैं, जो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि इसको थोड़ा थोड़ा करके यदि नहीं देंगी तो ये तो चीज़ें गायब हो जाएंगी। आज मैंने आपसे कहा कि तीनों कजरी सुनाइए, तो आपने सुनाया। आपने आज ये बताया है कि कन्या का सम्मान किस तरह से वो करते हैं परंपराओं में, वो गानों में किस तरह। मैंने कहा, उन्होंने कहा आप कैसे भी शुरुआत करिए। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक अनुभव रहा जी। और बस फिर हमने हर मौके पे कभी भी हमने उस रास्ते पे जब चल दिए। तो मुझे याद है कि विशाल, पता ये बड़ा एक कमाल मैं समाज का हमेशा होता है कि हर नई चीज़ का विरोध होता है। बिल्कुल। हर नए रास्ते पे चलने वाले को कह रहे थे, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे तो और वाकई जिस रास्ते पे मैं चल रही थी उस पर बड़ी सारी कटीली झाड़ियाँ थीं। तो उस पगडंडी को मैंने खुद साफ़ किया है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आलोचनाओं की झाड़ियाँ थीं, वहाँ पर इस बात को गंभीरता से न लेने वालों की भी झाड़ियाँ थी, और ऐसे भी लोगों की थी जो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जो अवधी और काशिका बनारसी और भोजपुरी को लेकर के जो उस समय बाज़ारवाद एक हावी था, वो एक सबसे बड़ा एक रोड़ा था। क्योंकि उस बाज़ारवाद की वजह से मुझसे अपेक्षा थी एक ख़ास रंग में ढलने की, जो मैं नहीं ढली, और मैंने हाँ करने के बजाय ना करना श्रेयस्कर समझा, ऐसे लुभावने प्रस्तावों को। और साथ ही साथ ऐसे फिर षड्यंत्र भी थे जो आपको हटाना चाहते हैं, जो आपको दबाना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं। तो लेकिन मैं मानी नहीं। रेडियो से आपके सफ़र की शुरुआत होती है, दूरदर्शन पे भी आपके गीत सुनाई देते हैं, फिर सारेगामा, फिर जुनून, रियलिटी शो तक पहुंचती हैं। कैसा सफ़र रहता है इसका, इसके बारे में कुछ बताना चाहें? बहुत शानदार सफ़र रहा है और मुझे बहुत बहुत गर्व है कि मैंने आकाशवाणी से शुरुआत करी और 10 साल की थी, बाल जगत से शुरुआत की, फिर युवाणी से शुरुआत की, फिर ए ग्रेड आर्टिस्ट, वो सब आगे चलता रहा। आज भी आकाशवाणी के कॉन्सर्ट्स कहीं भी हो बुलाई जाती हैं तो मैं सहर्ष दौड़ी दौड़ी जाती हूँ, क्योंकि बहुत हम लोगों ने हसीन समय देखा रेडियो का, दूरदर्शन का। आज लोगों के तो अब एक क्लिक अवे है सारी चीज़ें, लेकिन उस ज़माने में टीवी पे आना बहुत बड़ी बात थी। तो ब्लैक एंड वाइट से रंगीन पर्दे पे आने का हम लोगों ने सफ़र तय किया, जब हम लोग को बताया जाता था कि भाई आप किस रंग की चीज़ें पहन करके आइए। अच्छा। क्योंकि सेट इस रंग का है, क्योंकि कैमरे इतने तकनीकी रूप से दक्ष नहीं थे। और उस ज़माने में एक अच्छी चीज़ बहुत थी विशाल, की रिहर्सल्स खूब होती थी। अच्छा। टेलीविज़न या रेडियो के प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो एक रियाज बहुत कमाल का होता था। हम लोग का बहुत एक ख़जाना जो गानों का बहुत ज़ख़ीरा तैयार है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कॉन्सर्ट्स जो रेडियो दूरदर्शन की थी, जैसे मान लीजिए 17 को कॉन्सर्ट है तो हम लोग को 13 को बुला लिया जाता, 14-15 सिर्फ रिहर्सल। अच्छा। तो उसमें जो साथ बैठ कर के लाइव होता था हर चीज़, कोई ईगो नहीं होता था। आप गलती भी कर रहे हैं तो 10-20 लोग के सामने कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा सीखने का बड़ा खूबसूरत समय था। वहाँ से रियलिटी शोज़ ने तो एक अलग लीप दी जी। तो और उसका बहुत कमाल का एक, मुझे तो बहुत ही, मैं कहूँगी एक मैंने उसका एक सशक्त पक्ष देखा। जैसे कि अंताक्षरी में गई सबसे पहले, तो अंताक्षरी में अन्नू कपूर जी पल्लवी आई थिंक एंकरिंग कर रहे थे, पहला मैं जीता था मैंने। और मुझे याद है कि उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये लोग फोक आर्टिस्ट्स पे कर रहे हैं, तो आप, बालेश्वर जी थे यहाँ के बहुत अच्छे बिरहा कलाकार जी। तो हम और वो साथ गए थे। और मुझे आज भी याद है कि हमने सोचे, महाराष्ट्र में ये बात है 95 की, 96 की, 1995-96, उस समय किसी भी सैटेलाइट चैनल में लोकगीत का पहला प्रसारण शायद हुआ था इसी प्रोग्राम में। अच्छा। आई कैन से दिस ऑन रिकॉर्ड। और जब वो हम लोगों ने, मैंने गाना गाया था, और महीनवा
बरसाए न बरसाए फागुनवा में, रंग रस रस बरसाई फागुनवा में। और जो अन्नू जी ने गिर गिर के मंच पे नाचा है, और सब ने, पूरा स्टूडियो नाच रहा था। तो उस दिन भोजपुरी का और अपने आंचलिक गीतों का जो एक उसकी ताकत है, उसको हमने अपनी आंखों के सामने महसूस करा कि प्रदेश के बाहर किस प्रकार से, कैसे समय जब इंडी पॉप का ज़माना था वो 90s का, वहाँ पे कैसे जादू सर चढ़ के बोल रहा है। फिर उसके बाद सारेगामा में गई। सारेगामा का मैं आपको बता ही रही थी कि सारेगामा मैंने निर्गुण, चैती, ठुमरी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली थे। ये जो शेड्यूल हुआ था सारेगामा का 98 में, इसमें फिल्मी गाने गाने की प्रतिबद्धता नहीं थी, कोई कुछ भी गा सकता था। तो मैं फिल्म के गाने गाती नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको हाँ बोली, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर थे गजेंद्र सिंह जी, वो कई सालों से मेरे पीछे पड़े थे कि आप सारेगामा में आपको आना चाहिए। तो मैं उनसे कहती थी कि आपके इसमें लता जी और आशा जी को कौन जरूरत कर सकता अच्छा गाने की, जो वो गा चुकी है उससे बेहतर कौन गाएगा। तो मैंने कहा इसलिए मैं सुनती हूँ, आनंद लेती हूँ, लेकिन आऊँगी नहीं। लेकिन उन्हें याद रहा, उन्होंने कहा हम लंदन में कर रहे हैं, आप उसमें आइए, उसमें आप गज़लें गाइए, आप उसमें ठुमरी गाइए, आप कजरी गाइए, जो भी। वहाँ पे वो लंदन में जो एशियन ऑडियंस थी, खूब दाद वहाँ पे मिली। और वे, मुझे याद है, मैंने काहे को ब्याही विदेश वहाँ पहली बार गाया। अच्छा। और उसको सुन करके वहाँ जजेस में, ज्यूरी में गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब थे, गुलाम अली साहब थे, मतलब मेहदी हसन साहब थे, जिनसे मिलना एक किसी भी कलाकार की हसरत हो सकती है। वो सब बैठ के निर्णय कर रहे थे। तो बहुत बहुत मैंने सीखा भी। और सोनू थे, सोनू निगम एंकरिंग कर रहे थे, जिनसे आज तक इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी जी। बहुत खूबसूरत एक अनुभव था। और मैं इसका एक बात और कहना चाहूँगी, जब रियलिटी शो होते हैं, ख़ास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव, एक शेड्यूल होता है जी, जहाँ पर आपको सब चीज़ों से कट करके आपको उसी की एक आदत डालनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मैं परिवार में एक नया जीवन जी रही थी, 2 छोटे बच्चे थे, एक गृहस्थी वाला जीवन जी रही थी। वहाँ से अलग हट कर के 20-22 दिन के लिए मैं इंग्लैंड गई, और वहाँ पर बच्चों से दूर रहकर पहली बार शायद बहुत कठिन था, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था और उसकी आवाज़ सुन के मुझे रोना आ जाता था। मुझे लगता नहीं था कि मैं अपने शेड्यूल में गाऊँ कैसे। लेकिन साथ ही साथ एक छात्रा की तरह से जीवन जीने का बहुत समय बाद एक फिर से अभ्यास पड़ा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो छूट गई थी वो भी जागी। फिर आया जुनून जी। जुनून शो जब आया तो तब तक रियलिटी शोज़ बदल चुके थे। रियलिटी शोज़ उस तरह के हो चुके थे जहाँ पे वो कहा जाने लगा था कि मैं तुम्हें रोटी दूंगा टाइप्स, या एक उसकी एक मार्केटिंग अलग ढंग से हो रही थी। जब इसका शो का मेरे पास ऑफर आया तो मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा एक थोड़ा नाम भी हो गया था और मैं अप्पा जी से सीख रही थी। अप्पा जी ने मुझे गंडा बांध लिया था, तो मुझे लगा मेरा एक दायित्व अब है गुरु घराने को आगे बढ़ाने के प्रति। तो अब रियलिटी शो में जाकर अपना मुझे मजाक नहीं बनवाना था, क्योंकि वो कुछ कह देंगे, रियलिटी का मतलब ही रियलिटी जी, वहाँ जो है वही होगा। लेकिन फिर मेकर गजेंद्र सिंह जी थे और वो मुझसे बोले कि देखिए अब की बार हम फोक, सूफ़ी और फिल्म इन तीनों में जंग दिखला रहे हो। मुझे लगता है जैसा फोक पे आप बात कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस शेड्यूल का प्रोमो बन गया था, प्रोमो चलने लग गया था टीवी पे। अच्छा। तब तक मैंने हाँ नहीं किया था। और जो आज के बहुत कामयाब सिंगर्स हैं, कविता सेठ, हाँ, हर्षदीप, तोशी, शारिब और आभास, जितने भी सब आप, अंतरा मित्रा, जो सब कामयाब, लखविंदर वडाली, सब के सब, कल्पना, सब के सब उसमें बाकायदा रियलिटी शो में ऑलरेडी दे वर एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स। तो मैंने कहा कि मैं तो घरेलू गाने गाऊंगी, वहाँ पे किसी ने सुना भी नहीं, मैं क्या करूँगी जा करके। 2 एपिसोड के लिए जाने की मंशा नहीं, क्योंकि पब्लिक वोटिंग होती थी उस समय तक। लेकिन फिर मैंने सोचा और मैंने कहा मैं यदि 5 एपिसोड तक भी जाती हूँ जी, तो जो मेरा करने का यदि ईमानदार संकल्प है तो फिर मैं क्यों उससे पीछे हटूँ। मैंने सिर्फ 2 लोगों की इजाज़त ली, अपनी गुरु की और पतिदेव की। और फिर मैंने सोचा कि इस रियलिटी शो में यदि मैं सिर्फ लोक को प्रस्तुत कर रही हूँ तो ये सिर्फ एक मालिनी अवस्थी नहीं जा सकती, फिर वो एक उत्तर प्रदेश के लोकगीत को बात करने वाली एक लोक गायिका दिखनी भी चाहिए। और तब मैंने वेशभूषा,
अपनी पूरी उसी परिवेश में ढालकर आप YouTube में उसके पूरे 32-36 एपिसोड्स हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक धोबिया भी गाया है। तो मैंने धोती कुर्ता पहन करके मूछें लगाकर पुरुष वेश में गाया। लावनी भी गाया है मैंने लावनी भी गाया है उसमें, मराठी उसमें, और सूफियाना कलाम भी पढ़ा है, ठुमरी भी गाई, कजरी भी गाई है, सोहर भी गाया है। मुझे याद है कि जब मैंने उसमें गाया था राम जी के भैले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शनवा, तो राहत फ़तेह अली खान साहब ने कहा कि हम तो देखिए पाकिस्तान से हैं, लेकिन आज आपने गाकर यहीं पर हमको अयोध्या के साक्षात दर्शन करा दिए। तब मुझे उस दिन लगा कि संगीत वास्तव में कितना बड़ा सेतु बिल्कुल बन सकता है। तो रियलिटी शोज़ का एक बहुत कामयाब सफ़र रहा। फिर हमने जजमेंट भी शुरू किया और उसकी कामयाबी इतनी थी कि सुर संग्राम आया। सुर संग्राम ने पहली बार पूर्वांचल में भोजपुरी पट्टी पे एक गुणवत्ता के साथ लोक गायन या लोक विधा में प्रस्तुति को एक नया मंच दिया। और वहाँ पे हम कल्पना, मनोज तिवारी, रवि किशन, हम लोग और शारदा जी भी, हम लोगों ने मिल करके उसको जज किया और इसको लेकर आए। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी देन रही है पूर्वांचल को। और मुझे लगता है बहुत सारे युवा कलाकारों को भी तराशा, वहाँ से बहुत सारे देन युवा रही है, कलाकार, क्योंकि उस समय तक फिल्म संगीत भोजपुरी का उसको चुनौती देने के लिए नॉन फिल्मी भोजपुरी संगीत को जो एक बड़ा मंच मिलने की ज़रूरत थी, वो काम सुर संग्राम ने किया। उसके फर्स्ट 1, 2, 3, 4 सीजन्स आए और आप सोच नहीं सकते, हम लोग ऑडिशन लेने के लिए भी जाते थे, पूरे हिंदुस्तान के 7 समंदर पार तक लोग उसको देखना चाहते थे। और ऐसा अनगढ़ टैलेंट भी देखने को मिला, कितनी नई नई चीज़ें हमने भी सीखी। मैं तो ये भी कहूँगी बहुत बहुत आनंद रहा। तो रियलिटी शोज़ का बहुत आनंददायक सफ़र रहा। ये ज़रूर है कि वो एक चुनौती है, मतलब आसान नहीं है रियलिटी शोज़ को। जैसे जुनून को करने के समय मेरी जो उम्र थी, और उस समय सारे लोग कविता सेठ को शायद छोड़ करके बाकी सब छोटे थे, और मेरे लिए जब मैं वहाँ पर आती थी तो मुझे लगता था कि मैं कुछ भी गाऊँ तो उनके साथ सारी बॉडी लैंग्वेज वो सब, मुझे बातचीत करना है तो एकदम याराना दोस्ताना बिल्कुल। तो उन सब के साथ मिलकर के मुझे लगता है कि आई डेफिनेटली इट गेव मी अ न्यू लाइफ, नया जीवन को देखने का पर्सपेक्टिव। दूसरा सबसे बड़ी बात जो आपका मूल प्रश्न भी है कि लोक संस्कृति और लोक संगीत को यदि आज डिजिटल माध्यम पे ही दिखाना है तो कैसे बड़ी से बड़ी बात 2.5 मिनट में कही जाए। ये कला मैंने रियलिटी शो से ही सीखी, क्योंकि वहाँ समय होता ही नहीं। जी। इसके बाद मैं मंच की गायकी पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है जी। तो कुछ अगर सुनाना चाहें कजरी। कल ही आषाढ़ लगा जी बिल्कुल। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए एक नज्म है, जब जब आषाढ़ आता है तब तब मैं गाती हूँ। मेरे उस्ताद ने बहुत पहले मुझे सिखाया था, करीब 35 साल पुरानी कॉम्पोजिशन में सुना रही हूँ। स्वागत है। आषाढ़ आया पिया आए नहीं घर, गमे दूरी से दिल अपना है मुझतर, सखी बरसात का मौसम है आया, फलक पर हर तरफ बादल है छाया, गरजता है कड़क कर जब के बादल, मैं तन्हाई से हो जाती हूँ बेकल, झड़ी बरसात की बेढब लगी है, मुझे रोने की
पड़ी है, मेरी किस्मत में है आंसू बहाना, तड़पना आह भरना दिल मिलाना, सताता है मुझे दर्द जुदाई, सताता है मुझे दर्द जुदाई, को जाई रफीक़े मन को जाई, आषाढ़ आया पिया आए नहीं घर, गमे दूरी से दिल अपना है मुज़तर, आषाढ़ आया पिया जितने सुंदर शब्द उतनी ही बेहतर और खूबसूरत सी आवाज़ मालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और जानना चाहूँगा, एक वक्त रहा है मालिनी जी जब महिलाओं को मंच पर गाना अच्छा नहीं मानते थे हमारे समाज में। आप लगातार मंच की गायकी कर रही हैं, समय बदला है धीरे धीरे और बदल रहा है। इस समय बदलते हुए समय को किस तरह देखती हैं? समय निश्चित ही बदला है और अगले 10 साल में और बदलेगा जी। लेकिन जब आज आप हमसे बात कर रहे हैं, विशाल आप किस साल में पैदा हुए? 95। सन 95 में अंताक्षरी जी गई थी। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, क्योंकि जब हम और आप आज बात कर रहे हैं तो हम 40 साल के सफ़र का लेखा जोखा कर रहे हैं। बिल्कुल। 80, 90 का दशक, 2000 का, फिर 2010 का दशक। हर 10 साल में, हर 5 साल में सोच बदली है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक 15 साल की लड़की जी, मैं बात करने 82-83 के हिंदुस्तान की, भारत की, और उसमें भी मैं गोरखपुर में थी जी। जो आप समझ सकते हैं कि एक समाज की सोच, एक सहज आप कल्पना कर सकते हैं कि 80 के दशक में लोगों की बहुत प्रगतिशील सोच इस चीज़ को नहीं लेकर के थी कि लड़कियां संगीत सीखें तो ठीक है जी, लेकिन मंच पे उसको लेके जाएं, इसको लेकर बहुत स्वस्थ सोच तो नहीं थी। ये तो मेरे माता पिता का एक हौसला था कि उन्होंने तो हमेशा बहुत साफ सोच, अच्छी दृष्टि दी जी। और मैं भाग्यवान थी कि मैं ब्याह करके भी एक ऐसे परिवार में आई जहाँ पर मेरे सास ससुर को भी समय लगा उस चीज़ को सोचने में, क्योंकि उनकी भी वो अलग परिवेश से थे। लेकिन जो हमारे हमसफ़र थे, हमारे पति, उनकी, अवनीश की भी सोच एक बहुत स्वस्थ सोच थी। लेकिन निश्चित ही लड़कियों का मंच पे आना ये तो जनता को दिखता है, उसके आगे पीछे बहुत कुछ घटता है। बिल्कुल। सीखना, रियाज करना, तैयार होना, जाना, घर से निकलना, सफ़र करना, अपने गंतव्य को जाना, बहुत सारे ऐसे पुलों से गुजरते हुए स्त्री वहाँ पहुँचती है कि मैं तो आपको कहूँगी, मैं ही नहीं, हर सफ़र में हर औरत जो कामयाब है जी, हर उस औरत को देख करके आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं जब आपसे आज ये बोल रही हूँ तो ऐसे लोगों की आपको लगता है कमी थोड़ी थी जो हमारी माँ को कहते थे। मेरी माँ का नाम घर का निम्मा था जी, निर्मला नाम था, तो निम्मा, तो ऐसे लोग का क्या, अरे निम्मा अब हुईगा, मतलब सीख नहीं बिटिया, अब इनके स्टेज कर रही हो का, तो स्टेज कर रही हो एक क्लीशे था कि एक स्टेज कराना मतलब एक बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि एक स्तरहीन सोच। वो दृष्टि कैसे बदले,
उसी का तो पूरा खेल रहा है। मेरा अपना काम उसी को बदलने का ज़िंदगी भर रहा है। लोक संस्कृति को भी, लोक गीतों को भी आप कहाँ देखते हैं? आपको लगता है भेदभाव कहाँ नहीं है? मैंने तो अपने ज़माने में ये भी देखा कि शास्त्रीय कलाकार है तो वाह 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 वाह, लोक कलाकार है तो हाँ भैया पहुँच गईला तो ठीक है, प्रोग्राम हुई तो के बताए, खाना पीना मिल गए ना, बैठा बैठा, वो भी मैंने अंतर देखा है। तो ये भेदभाव तो हमारे डीएनए में ना, क्योंकि जैसा फ्रॉयड ने कहा है, जैसा डार्विन ने कहा है कि एनिमल किंगडम है, हम तो हर कमज़ोर चीज़ को दबाना चाहते हैं। तो वो चाहे स्त्री हो या फिर कोई भी चीज़ जिसको हमने अपने समाज में उपेक्षित मान लिया है, तो स्त्री गाएगी, और गाएगी तो जाहिर है हमारे साथ हमारे म्यूजिशियंस कौन होंगे? महिला तबला वादक तो होगी, महिला सारंगी वादक तो सारे पुरुष होंगे। हम संगीत सीख भी रहे हैं सारे पुरुष कलाकारों से। तो एक लड़की से एक महिला होने की पूरी जो यात्रा है उसमें हम तो पुरुषों से घिरे रहते हैं। बिल्कुल। हमारे श्रोताओं में भी 70% श्रोता, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो ये एक आलोचना या नज़रिया, उसको देख करके भी आपको ये तय करना है बतौर एक कलाकार कि आपको क्या चुनना है। ये सोचकर, ये देखकर, ये भांपकर या सुनकर वो रास्ता छोड़ देना है, या ये ठान लेना है कि ये इनका तो नज़रिया बदल के रहूँगी। जी। आज मैं उम्र के दूसरे पड़ाव में आगे जा रही हूँ, लेकिन कल को कोई यदि 15-16 साल की, 17 साल की लड़की खड़ी होती है आज मंच पे, तो लोग कहते हैं ना कि मुझे, कितने लोग बोलते हैं कि ये मालिनी जी की तरह तैयार हुई है। हाँ, खूब। तो एक ये मालिनी जी की तरह गाना गा रही है, उनका गाना गा रही है। ये एक, हम जब हम लोग गाना गा रहे थे तो उस समय बॉलीवुड बहुत बड़ा था। आदर्श हमारे सामने दो चीज़ों का था कि एक तो कैरियर आपका बनेगा तभी जब आप मुंबई जाएं। मैंने उस धारणा को भी तोड़ा जी, कि भाई मैं घर के साथ रहकर, अपने परिवार के साथ रह करके अपनी पहचान बनाऊंगी। वो मैंने किया। मैंने मुंबई मेरा घर है, लेके रखा है, लेकिन मैंने कोई भी, कितने गानों के जो आप फिल्मों में देखते हैं, मैं यहाँ थी और मुझे फ़ोन आया तो मैं डब करके वापस आई। वहाँ जाकर मैंने किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या जो लोग करते हैं, मैंने नहीं किया। तो अपनी शर्तों पे मैंने वो सफलता भी पाई। यानी लड़कियों के लिए वो भी रास्ता मैंने आसान किया कि आपको एक चीज़ पाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे समय में होता था जी, कि लड़कियां या तो भाई शादी ना करें, या फिर करें तो फिर पति ऐसा हो कि भाई ले जाके मुंबई में स्ट्रगल करवाए। बिल्कुल। तो एक जो आपने कहा सोच बदली, मैंने आपको कई चीज़ें एक साथ बताई हैं कि जब महिला कलाकार की बात करते हैं तो सिर्फ गाना सीखना, गाना मंच पे पेश करना ही नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ चलता है। उसको प्रशंसा मिलेगी, इंस्टेंट प्रशंसा मिलेगी, और उस प्रशंसा को हजम करने के लिए आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट परिवार चाहिए आपके साथ, जो सहज हो उस प्रशंसा में, जो उस प्रशंसा की आभा में स्वयं भी आभा युक्त होने में आनंद ले जी। तो ये बहुत कम होता है। और तीसरा, मैंने इस सोच को भी थोड़ा बदलने की प्रयास किया कि एक, यदि मैं महिला हूँ तो मुझे अपना नाम बनाने के लिए पुरुष नहीं होना है जी। महिला हो करके ही, महिला होने पर गर्व होती हुई, स्त्री होने की सारी भूमिकाओं का निर्वहन करती हुई, स्त्री होने के सुख में डूबती हुई मैं अपने करियर को आगे लेके बढ़ूंगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे समय में तो आसान नहीं थी। मतलब मुझे पता है कि मेरी माँ ने ही मुझसे कहा था जब मेरा विवाह हुआ कि शादी ब्याह हो गया है, अब पति जाने परिवार जाने, अब हो गया स्टेज हमने बहुत, क्योंकि मैं शादी के पहले ही बहुत पॉपुलर स्टेज आर्टिस्ट थी ऑलरेडी। अब वो जाने और मुझे भी लगा कि हाँ बड़ा मुश्किल है, छोटी छोटी जगह पोस्टिंग, बच्चे भी हो गए थे, और आपको पता है कि सर्विसेज का भी एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं सेवा की, कि आप नहीं, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो डीएम साहब की वाइफ है, अब गाने लग जाएंगी, एसडीएम साहब की वाइफ गाने लग जाएगी। तो मैंने भी उसको एक प्रारब्ध मान करके सोच लिया था कि अब मैं या तो किताब लिखूंगी, क्योंकि करूंगी इसी पे काम। विद्या निवास जी से उसी समय मेरा और संपर्क हुआ, और लेकिन रेडियो टेलीविज़न की बहुत भूमिका रही। मैंने गाना नहीं छोड़ा, रियलिटी शोज़ भी करती रही, लेकिन धीरे धीरे मेरी वही सोच बलवती हुई कि यदि मैं सारी दायित्वों का निर्वहन कर रही हूँ एक महिला होकर,
तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो उसमें भी बहुत आलोचना हुई जी। और लोगों ने कहा कि अरे भैया उनको देखा, तो ये जो है ना उनको देखा जी। इसी में तो कितनी औरतें हार जाती हैं, बिल्कुल दम तोड़ देती हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये कोशिश करी कि पूरी गरिमा को साथ लेते हुए मैं हारूंगी नहीं, हराऊंगी सारी आलोचनाओं को। तो इसलिए मैंने कहा कि वो 40 साल का सफ़र है, उसको 10 मिनट में कैसे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की युवा पीढ़ी उसको अनुकरण भी कर रही है मालिनी जी। वो तपस्या जो है मुझे लग रहा है बिल्कुल सफल हुई है। एक बड़ा ज़रूरी प्रश्न है और मैं बहुत चिंता के साथ भी ये प्रश्न कर रहा हूँ। भोजपुरी पे लगातार आप काम कर रही हैं, भोजपुरी गीतों पे। अभी अश्लीलता का जो लगातार प्रभाव भोजपुरी पे दिखाई दे रहा है, उसको किस तरह से देखती हैं? और लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, हम सब इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो बहुत प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। मैंने भी आपको अपनी बातों में एक उत्तर दिया था कि सन 90 के दशक में ही ये जो आप अश्लीलता की बात आप कह रहे हैं, जब ये एक कैसेट इंडस्ट्री आई है जी। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जो व्यवसायीकरण हुआ, तो एक आप जानते हैं व्यवसायीकरण तो किसी भी चीज़ का जब होता है तो गुणवत्ता पे ध्यान आदमी रखता नहीं, फिर तो आशय कुछ और हो जाता है। बिल्कुल। जब 90 के दशक में व्यावसायिकता आई और उसके लिहाज से एक बहुत बड़ा बाज़ार म्यूज़िक कंपनीज़ को दिखा, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाओं को भी दिखा जो गांव कस्बे में थीं और उनके लिखने का उनमें हुनर था, गाने का हुनर था। वो सब नोएडा, दिल्ली, मुंबई गए और उन्होंने काम किया और जैसा आपने कहा शानदार काम भी हुआ। मतलब 90 के दशक में, 80 के दशक में मुझे लगता है हमने शारदा जी के बेजोड़ गानों का संकलन है और आज भी मुझे लगता है कि लाखों हजारों कलाकार पैदा हो जाएंगे, लेकिन छठ हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, लोग सबसे पहले उन्हीं को सुनते हैं। तो ये उसी दौर के एक अच्छा काम का भी एक, जैसे कहते हैं ना अमृत मंथन में अमृत निकला, विष भी निकला। और भरत जी के एक से एक सुंदर पूर्वी हैं जो आप भी चाहते हैं कि वह हम वापस जा जाके सुने। बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के, बहुत सुंदर सुंदर निर्गुण तो इतने सुंदर भोजपुरी के कैसेट्स बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के आए, लेकिन उसी में जब विष निकलने लगा फिर तो ये प्रतियोगिता हो गई कि किसका विष कितना ज़्यादा घातक है। और अफसोस की बात है कि उसको बड़े पर्दे पर भी दिखा करके एक दोहन करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई। विरोध और उसके बारे में आवाज़ उठाने की जो आपने बात कही है, मैं तो हमेशा उसका बहुत सशक्त मुखर स्वर रही हूँ। लेकिन मुझसे 2-3 चीज़ें जब मुझसे लोगों ने कहा कि एक बार मुझसे लोगों ने कहा पटना में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसमें जुलूस, मैंने कहा जुलूस में मैं नहीं आऊँगी। मैं मानती हूँ कि अपनी गायकी से, अपने कृतित्व से मैं बड़ी लकीर खींचना चाहिए। आप एक जीवन काल में भी कर पाएँ। शारदा जी ने कोई धरना प्रदर्शन वो शारदा जी को देख के लोगों को, हर बिहार का, हर उत्तर प्रदेश का, हर हिंदुस्तान का यदि कोई पिता है अपनी बेटी को सिखा रहा है, वो कहेगा देखो शारदा जी जैसा बनना। बिल्कुल। तो ये एक होता है कि उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया है। उसी भोजपुरी को जिन्होंने गंदला किया है, मुझे आश्चर्य होता है कि 1-1.5 साल 2 साल में फिर एक मुहिम आती है कि अश्लीलता के खिलाफ फिर अब आजकल फिर से छिड़ी है। तो मुझे हंसी आती कि क्या ये आज रातों रात हो गई है? कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, कौन नहीं है शामिल, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। और ये आज का नहीं है। एक आपको मैं उसका उदाहरण दूँ, अभी भी यानी सही और बुरे का अभी भी अंतर नहीं पता है कि जो कलाकारों ने ऐसा गाया है कि जिनके संग जो मतलब जिनकी वजह से भोजपुरी पिक्चरें कोई नहीं देखने आजकल जा रहा, उनके सीडीज़ कोई नहीं देख रहा, आप उसी मंच पर सोचते हैं मैं भी गाऊंगी और उनको भी आप गवाएंगे। इसका मतलब कि आपके लिए सही गलत का भेद कुछ रहा नहीं। ये इतने खेद की बात है कि जिस प्रकार का स्तर, जिस प्रकार के गाने आजकल भोजपुरी में गा रहे हैं, और एक सबसे बड़ा उसका एक कारण ये भी है कि अब चूँकि तकनीक ने इतना सहज बना दिया है कि अब तो आपको वो इंडस्ट्री कैसेट वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप तो अपने प्रोड्यूसर खुद ही हैं। तो अब कितना गिर सकते हैं इसकी प्रतियोगिता चल रही है, कितना घटिया लिख सकते हैं और एक कमरे में ही कितना घटिया शूट कर सकते हैं, उसकी प्रतियोगिता चल रही है। मुझे तो बस यही कहना है कि जनता ही इनका हिसाब करे। जनता हिसाब कैसे करती है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जिसको चाहे आप फर्श पे ले आए, जिसको चाहे आप अर्श पे ले आए। ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो बिल्कुल
घेर करके जो है इनका हिसाब किताब करना चाहिए। और वो मुझे लगता है आज की जनता ज़रूर करेगी। बिल्कुल करेगी। मालिनी जी, अभी जिस वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं, कोविड के वक्त से, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हर वर्ग पे पड़ा है, लेकिन कला और कलाकारों पर भी बेहद प्रभाव पड़ा है। और हम सब इस बात को लेकर चिंतित भी हैं और बहुत दुखी भी हैं कि बहुत सारे कलाकार हमसे छूट गए, हम नहीं बचा सके। इस वक्त से फिर भी आज जो ग्रामीण क्षेत्र का लोक कलाकार है या किसी भी विधा का कलाकार है, वो लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कैसी व्यवस्था हो और उनको बचाया जा सके, उन कलाओं को, उन कलाकारों को? देखिए, सबसे पहले तो कोविड की अब की बार जो ये दूसरी लहर आई थी, ये तो लहर नहीं, सुनामी कहना चाहिए, क्योंकि सुनामी में ये होता है कि बचने का अवसर ही न दे। जब तक आप सोचे तब तक पानी सर के ऊपर गुजर चुका होता है, ये सुनामी में होता है जी। अब की बार ये बिल्कुल वही हुआ कि मतलब जैसे हवा में जहर घुला हो, ऐसे ऐसे लोग। और पता नहीं, मुझको ऐसा लगता है या आपको भी लगता हो कि अब की बार ऐसे लोग बिछड़ गए जिन्हें रहना चाहिए था, जिन्हें जीना चाहिए था। मतलब मैंने तो देखा जितने अच्छे लोग थे, पवित्र आत्माएं थी, वही बिछड़ी। और संस्कृति का तो ऐसा अब की बार नुकसान हुआ है कि हम क्या बताएं। बहुत ऐसे ऐसे लोग चले गए जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो यही कह सकती हूँ, जो अभी शेष हैं उनमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी कि कलाकार बचेंगे तभी कला बचेगी। बिल्कुल। कलाकारों को बचाएंगे तब कला बचेगी, कला बचेगी तो हम और आप रहेंगे। हम और आप हैं। हम जब भारत को क्या अलग करता है दुनिया से? हमारी संस्कृति, और संस्कृति के सबसे बड़े बैरियर तो हमारे आर्टिस्ट्स हैं ना। तो आर्टिस्ट्स को बचाओगे तब तो आर्ट बचेगी। हम कला 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 करते हैं, कलाकार को बचाना मुझे लगता है बिना देर करे प्रदेश सरकारें हों या भारत सरकार हो, अविलंब कलाकारों के कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, कोविड में आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, आप डिजिटल शुरू कराइए, खेत खलिहानों में शुरू कराइए, उनके घर में कराइए। जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं उनके लिए सुलभ कराइए कि जिस ज़िले कस्बे में है वहाँ पर एक कैमरा जा कर के कर सके। लेकिन कलाकार के पास एक ही चीज़ है, खुददारी, स्वाभिमान। वो भीख भी नहीं चाहता, आप कार्यक्रम कराइए, उसको पैसे दीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे विशाल पिछले, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्रशंसा करना चाहूँगी सरकारी प्रयासों की कि 20-30 साल से सरकार ने एक ऐसा मंच, एक ऐसा विकल्प तैयार किया है लोक कलाकारों के लिए भी, शास्त्रीय संगीत कलाकारों के लिए भी, जिनको मंच दिया जाता है और जिसकी वजह से बहुत से कलाकार ये सोच सके हैं कि वे नौकरी ना करके सिर्फ साधना करें, शिष्यों को सिखाएं और सिर्फ जो कार्यक्रम मिलता है उसके बलबूते पर अपने जीविकोपार्जन कर सकें। जी, ये सरकार ने सराहनीय कार्य है कि सरकार ने सुलभ किया है। बहुत सारे लोग थे जो किसान थे, हम जानते हैं कितने नौटंकी कलाकार कहीं अलीगढ़ में थे, वो ताला बनाने का काम करते थे, पान की 1-2 लोग की दुकान थी। लेकिन सरकार ने इतना कर दिया कि भाई अपना वो काम कभी कभी करते हैं लेकिन उनका घर से चल जाता है जी। साधना कर रहे हैं, शिष्यों को तैयार कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में जितने बड़े गवैया हुए हैं वो कहीं नौकरी नहीं करते, वो शिष्य अपने, तो वो कैसे साधना करेंगे यदि नौकरी करेंगे? तो साधना करने के लिए उन्हें कार्यक्रम 2 साल से बंद है। बिल्कुल। तो ये सरकार ने, मैंने कहा ना, ऐसी अब आदत भी पड़ गई है कि कलाकार अब कहाँ जाए, और एक खुददारी बची है। वो कलाकार भी भीख की तरह से मांगे कि भाई हमें कुछ दो, उसको ही नौबत ही क्यों आए? उसके मांगने से पहले आप सोचिए। तो मुझे लगता है कि अविलंब कार्यक्रम प्रारंभ करे जाने चाहिए और सरकार के पास सबकी लिस्ट है। मैं एक शब्द उनके लिए कहना चाहूँगी जो बहुत बड़ी एक तादाद है जो इस सूची में लिस्टेड नहीं है जी। जो ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, जो जगराता के कलाकार हैं, जागरण के कलाकार हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में गली कूचों में, जो जैसे कि मैं बताऊं शादी के बैंड बाजे वाले, 50 लोगों की शादियां हो रही हैं, बैंड बाजे वालों को कौन पूछेगा? हमने पिछले साल जब सेव द रूट से कलाकारों की सहायता प्रारंभ करी थी, आप भी फिर हम लोग का क्रम चल रहा है, तो उसमें कितने बैंड बाजे वालों ने हम लोग से संपर्क किया कि हम लोग को बुलाता नहीं कोई, हम लोग कोई और काम नहीं कर सकते, ब्रास वाले, ट्रम्पेट वाले, ड्रम्स वाले, हम लोगों ने उनको इसी तरह से जो आपके कस्बों में जो बैंजो बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं ऑर्केस्ट्रा के, वो किसी सरकारी उसमें क्रमबद्ध भी नहीं है, लेकिन उनकी रोजी रोटी यही है। नवरात्र में बजाते हैं, मुंडन कंछेदन में बजाते हैं गांव कस्बे में जाकर, उनके साउंड वाले, उनकी कमाई यही है। और मैं तो आप सब से भी कहना चाहूँगी कि
याद रखिए कि राजघराने शास्त्रीय संगीत के पेट्रन थे, संरक्षक थे, लेकिन लोक संगीत के संरक्षक समाज था। अपने घर में बुलाता था, बधाई, बच्चा पैदा हुआ बधाई गाने के लिए आ गए, बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ तो कलाकारों का पूरा एक समूह बुला लिया, दल आया, नाच के गया और नज़र उतरवा करके नेग लेकर गया। हम और आपने लोक कलाकारों का साथ छोड़ दिया। तो मैं समाज से अपील करना चाहूँगी कि आप आगे आइए, आपके आसपास ऐसे कलाकार हों तो आप ये मत सोचिए वो आपसे मांगें। इनमें से बहुत से पुरुष कलाकार ऐसे हैं जिनको पूरा पूरा घर चलाना पड़ रहा है, उनके बच्चे की फ़ीस जमा करनी और उनके पास आय का कोई ज़रिया नहीं है। तो आप दूसरों का आसरा मत देखिए। ऐसे किसी भी कलाकार को आप जानते हैं तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। मालिनी जी, एक बड़ी अच्छी बात आप में जो लगती है, मैं कहना चाहूँगा कि आप हर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होकर अपनी राय रखती है एक नागरिक के तौर पर, ये बहुत अच्छी बात है। लगातार हम कलाकारों को देखते हैं कि वो राजनीति में आ रहे हैं। आने वाले समय में हम मालिनी अवस्थी को राजनीति में देखेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। सब 90 के दशक में हमको राजनीति में आने के प्रस्ताव मिलते रहे और ये तो कितनी बार से हो रहा है। और ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं 20 साल से हमसे पूछा जा रहा है। आज भी इसका उत्तर यही है कि मैंने अभी ऐसा सोचा नहीं है। और जहाँ तक किसी विचारधारा का समर्थन करना है, विचारधारा के बारे में मुखर होना है, तो वो प्रारंभ से रहा है। बहुत मैं छोटी थी, वो तब से रहा है और उसको लेकर बहुत अडिग रही हूँ। और मुझे लगता है कि कलाकार तो बहुत निडर, निर्भीक और स्वतंत्र मना होना चाहिए जी। क्योंकि जैसे मैं जो भी गाती भी हूँ, मेरी कला है, उसमें यदि वो निर्भीकता नहीं होगी जी, तो वो मैं मंच की प्रस्तुति पे भी वो कहाँ से स्वर जगा पाऊँ। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है एक व्यक्तित्व भी होता है किसी किसी का, वहीं से ये भी चीज़ आती है। और लोगों की एक आदत हो गई है कि जो थोड़ा भी कलाकार यदि प्रसिद्ध हो जाए, थोड़ा बहुत नाम हो जाए और यदि वो किसी राजनीतिक मुद्दे पर या सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखे तो उसका अगली सीढ़ी राजनीति है। ये एक ट्रेंड हो गया तो लोगों को लगता है। मुझे लगता है मैं ये ट्रेंड बदलना चाहूँगी कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कला साधना करना चाहते हैं, लेकिन कला साधना करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वोट नहीं देते। कला साधना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और कश्मीर में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब ना हो। गाना गाते हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ देश में गलत घट रही तो उसका हम विरोध ना करें। तो मुझे लगता है कि मैंने उस शायद विचार को भी एक बदला है कि बिना किसी दलगत राजनीति से जुड़े हुए मेरे एक स्वतंत्र विचार हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि जनता भावुक होती है। जनता आपसे जब जुड़ती है तो आपसे बहुत प्यार करती है। तो जब आपसे प्यार करती है तो उसको कहीं ना कहीं अचंभा भी होता है, अखरता भी है कभी कभी, क्योंकि मान लीजिए वो किसी अलग विरोधी विचारधारा से है तो उसको अखरता है। तो वो विरोध भी मैंने बहुत झेला है। तो ये एक मुझे लगता है कि कला यहाँ पे लोगों को अलग देखना चाहिए। आपका सोच विचार इतना तो हर एक का अधिकार है और मुझे लगता है इसीलिए शायद लोगों को लगता होगा कि पॉलिटिक्स में जाएंगी। बट आई थिंक आई लाइक टू चेंज कि ये राजनीति हर चीज़ का एक अंतिम रास्ता नहीं हो सकती। मेरी सोच, मेरा जीवन का लक्ष्य लोक संस्कृति को लेकर समाज का नज़रिया बदलना था। मैं वही कर रही हूँ और उसमें ये जीवन भी कम पड़ेगा। मालिनी जी, बॉलीवुड में भी आपने कई सारे गीत गाए, हमने सुने आपके गीत। बॉलीवुड में आपने अनुभव किया होगा, वहाँ भोजपुरी को लेकर, यूपी बिहार को लेकर बहुत मजाक उड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? और जो भाई भतीजावाद, जिसको नेपोटिज्म हम कह रहे हैं, वो भी बॉलीवुड में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अपना अनुभव साझा करें, उसके बारे में कुछ कहना चाहें। नेपोटिज्म पे तो पूरी एक कहानी हो गई और क्या क्या हो गया। मुझे लगता है कि इस बीच में ये जो एक चर्निंग का समय चल रहा है, जैसे कहते हैं ना, एक पूरा मंथन का दौर चल रहा है और बॉलीवुड भी शायद उसी दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे कुछ इधर घट गया। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद जो आत्महत्या थी या दुखद उनकी जो मृत्यु थी,
वो संदेहास्पद है बिल्कुल। कि वो हत्या थी या आत्महत्या थी, जो भी था। लेकिन उसके बाद जो कुछ घटित हुआ और जो जो चीज़ें सामने आए, ड्रग रैकेट भी सामने आया, और जिस प्रकार से नेपोटिज्म पे लोग आर पार हुए, और फिर साथ में आपने एक भोजपुरी का पूछा, ये कई चीज़ें मिल करके एक है। मुझको अपनी ओर से बतौर यहाँ बैठ कर के जैसा मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि एक चीज़ तो दुखद ये है कि शायद इस सब के बाद ये इंडस्ट्री थोड़ी सी बदली होगी जी, नई होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आ गए तो शायद नेपोटिज्म के बल पे अब कलाकारों का आना मुश्किल है, जैसे पहले भी था जी, भाई। राज कपूर साहब के तीनों बेटों को मौका मिला, लेकिन ऋषि कपूर जी की ही पारी चली। तो प्रतिभा जिसमें है, कितना भी नेपोटिज्म हो, जनता स्वीकारती उसी को है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने से अब कहानी, कथानक, डायरेक्टर, अब जनता उसी को देख रही है। कोई बड़ा हीरो है तो अब जनता देखने तो उसको नहीं जा रही है, कहानी अच्छी है तो ही देख रही है। अभी रिसेंट फ्लॉप से भी आप समझ गए कि क्या हुआ है। दूसरी बात जो आपने अभी पूछी भोजपुरी को लेकर के, जो तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी मैंने देखा, क्यों सिर्फ भोजपुरी फिल्में ही जी, या बॉलीवुड में, रियलिटी शोज़ में भी आप देखें, जब वो भोजपुरी को दिखाते हैं तो एक ही दो गाने हैं जो बजाते हैं नेपथ्य में, हाँ, और जब वो बजता है तो वो विचित्र विचित्र भंगिमा करके नाचते हैं। यानी कहीं ना कहीं कॉमेडी वाला एक छवि देने की उन्होंने कोशिश की है भोजपुरी के कलाकारों को। आप ध्यान दें, मतलब मैं जो एक दो बहुत कॉमेडी शोज बहुत हिट हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, एक दो जो डांस शोज बहुत हिट हैं उन पे जब कोई भोजपुरी आइटम किया है, या किसी ने मान लीजिए जैसे जिसमें कपल्स नहीं डांस करते हैं, उन्होंने भी कोई गाना किया है, तो वो सब के सब फिर आकर मंच पे करने लगते हैं और सब के सब बिल्कुल एक हास्यास्पद स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। मुझे भी पता है कि कमर्शियल मीडियम है, जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या चाहिए जी, ये जो बॉलीवुड में जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश और बिहार दिखाते हैं, जिस प्रकार के गानों का, मतलब जिस प्रकार के वस्त्र पहने हुए नायिकाओं को दिखलाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्या है। और इसमें भी दोहरे मापदंड है। मैं तो आपके माध्यम से एक बिल्कुल दिल की बात कहना चाहती हूँ, बड़ी बड़ी तारिकाएं वही वस्त्र पहनती हैं तो वो ए लिस्टर्स मानी जाती हैं। ए लिस्टर्स कि बड़ी बड़ी तारिकाएं आइटम गाना करें, उसको आइटम गाना, वही चीज़ें, और यदि वो हमारे कस्बों में कहीं पर उससे ज़्यादा कपड़े पहने हुए यदि लड़कियां नाच रही हैं तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखलाते हैं। क्यों भाई, वहाँ पर क्या सही है और यहाँ क्या गलत है? जो लड़की यदि नाच करके भी यदि अपना कमा रही है पैसे, चार पैसा है, वो कैसे सही है जिसको कि आप संभ्रांत मान रहे हैं, और इसको कैसे आपने भदेश मान लिया? तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत भेदभाव इस चीज़ का भी है। बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ जो दिखाया जाता है उसको लोग गंभीरता से कहीं ना कहीं लेते हैं। तो मैं तो कलाकारों से कहूँगी जिनको भी गाना है, मुझको जैसे आपको पता है, मैं बताऊँ आपको, मुझे एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे को बुलाया, जो बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया, तो मैं गाने के लिए गई। तो उसके शब्द ऐसे थे, मैं फ्लाई करके गई थी बॉम्बे, और वो जिन्होंने कहा था, इतने बड़े समीर साहब, मैं नाम ले रही हूँ, समीर साहब ने मुझे बुलाया था। समीर साहब को मैं कैसे मना कर सकती थी, तो मैं गई, और बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, और उन्होंने मुझे गाना कहा। तो मैंने जब गाना देखा तो मैं एकदम दंग। तो मैंने समीर साहब से कहा, आपने लिखा है क्या? समीर साहब बोले, नहीं मैंने नहीं लिखा है, लेकिन वो चूँकि आप तक पहुँच नहीं पा रहे थे, नाम नहीं जान, तो मैंने कहा मैं आपसे कह देता हूँ। तो मैंने कहा मैं ये कभी नहीं गा पाऊँगी। तो ये एक जो ना करना है ना, ये जिस दिन कलाकार करने लग जाएंगे तो उनका मजाक बढ़ना बंद हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि भाई जनता भी इस प्रकार का एक विरोध करे, बहुत नहीं तो बहुत शर्म आती है कि इतना एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। जी मालिनी जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया, देश भर से ही नहीं, 7 समंदर पार से भी आपने प्रतिभाओं को ढूंढा और उन्हें निखारने का काम किया। आज जो युवा कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, या किसी भी विधा में सीख रहे हैं, आपके जीवन से वो प्रेरणा ले रहे हैं, उनके लिए हमारे मन से कुछ कहना चाहें। जैसा कि आप देख रही हैं, हमारी टीम भी युवाओं की ही एक टीम है, तो उनमें कुछ उत्साह भरना चाहें, कुछ कहना चाहें।
मुझे लगता है मैंने इतना जो कुछ भी कहा वो सब यही सोच करके ही कहा, बातों को समेटते हुए कहा कि आप में से हर उम्र के लोग हैं जो इसे देख रहे होंगे जी। और अपने हिसाब से इसमें देख करके समझेंगे कि क्या करना है। एक ही सीख शायद मैं अपनी ज़िंदगी से जो मैंने ली है वो ये कि लगन बहुत ज़रूरी है जी। जो भी आप करना चाहें, और वो लगन वाकई दीवानगी तक होनी चाहिए, क्योंकि लगन यदि है तो आज नहीं तो कल आपकी बात, आपका नज़रिया दुनिया भी समझेगी, आपका परिवार भी समझेगा। और उस लगन से अपने आप को जोड़े रखने के क्या क्या रास्ते हैं वो ढूंढना आपका काम है जी। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, आपको कौन से लेखक पसंद है, लेखन की कौन सी विधा पसंद है, आपको लेखन में ही यदि आपका बनाना है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं भाई कि इसमें क्या कैरियर है, इसमें 4 पैसे भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है पूरी, या ये वो, तो वो क्या ज़रिया होगा वो आपको निकालना है। लेकिन लगन नहीं छोड़ेंगे तो आज नहीं तो अमीश त्रिपाठी या ये सब कल को आप लोग ही बैठ करके बनेंगे। तो ये मुझे लगता है कि लगन सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे यहाँ इंग्लिश में अलग अलग शब्द हैं, कमिटमेंट, डेडिकेशन, लेकिन हमारे यहाँ तो लगन जो है, यानी लगन जिसको लग गई, जो लग गया माने अब चिपक गया है बस, तो ऐसा चिपका रहे कि वो कोई छुड़ाना चाहे तो भी न छुड़े। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात जो विशाल मुझे लगता है नई पीढ़ी में है कि नई पीढ़ी के सामने उसने कैसे भारतवर्ष में आंखें खोली है, होश संभाला है, जिसके सामने 75 वर्ष का 70 वर्ष का एक बड़ा सशक्त, समृद्ध, अमीर भारत है, अनुभवों के मामले में बड़ा समृद्ध भारत है। हम लोग जैसे लोग अपने अनुभव शेयर करने वाले भी हैं, जिन्होंने बैलगाड़ी से जेट तक की भी यात्रा तय करी है, तकनीक को भी समझ करके आपके सामने आज बात कर पा रहे हैं। ऐसे में इस नई पीढ़ी के पास जो एप्लीकेशंस, नई एप्लीकेशंस के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना ने तो और दिखला दिया कि डिजिटली भी एक कितना बड़ा करियर आपका हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक नया भारत है, नया समृद्ध भारत है। ऐसे में मुझे लगता है बस लगन के संग एक और सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे मेरे बच्चों की उम्र के होंगे, कि जिसकी कमी मैं आज देखती हूँ निश्चित ही लगन तो है इस पीढ़ी में, वही है जो हम लोग की पीढ़ी में थी, धीरज, पेशेंस कम है। ये मेरा एक आजमाया हुआ सच है। धीरज ये नहीं है, जैसे कि आज किसी करियर में लग गए तो 1.5 साल में भी यदि सक्सेस नहीं मिली तो हताश हो जाएंगे। मेरा तो जीवन आपके सामने है, बिल्कुल, कि हमने तो कई दशक लगा दिए यहाँ पहुँचने में, क्योंकि वो हिंदुस्तान भी अलग था, हम लोग के चैलेंजेस भी अलग थे, आपके नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि बढ़िया गुड़ कैसे पकता है। बढ़िया खाना हमेशा धीमी आंच का होता है। तो हमारे यहाँ कबीर ने कहा है ना, धीरे 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 मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी बिल्कुल तब उसमें फल आएगा। तो धीरज रखें। मैं तो यही कहूँगी 3 साल क्या 10 साल भी लग जाएं, लेकिन 10 साल में भी एक बात पैदा होती है तो लोग कहेंगे तो हाँ कि बात पैदा हुई। पेशेंस ज़रूरी है। जी माली, ये कार्यक्रम जो है साक्षात्कार अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी आवाज़ में एक प्यारी सी बंदिश। क्या सुनेंगे? लोकगीत से आपका जो क्या कौन सा लोकगीत में भी क्या सुनेंगे? मुझे जो बहुत प्रिय है, सारे गाने मुझे तो बहुत प्रिय हैं, लेकिन ज़िलिया बैरन आपका जो मुझे बेहद बेहद पसंद है, आप सुनाना चाहें? जरूर, बिल्कुल सुनाती हूँ। हाय हाय रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, जौन टिकसवा से सैया मोर जई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। और ख़त्म करने से पहले विशाल एक बात मैं कहती चलूँ कि इस इंटरव्यू का मुझे लग रहा है ना जाने कितने समय से वादा था।
हाँ, बहुत बहुत लंबे और फिर वक्त कोविड से, भी आ गया, बिल्कुल। और फिर हमारे घर में भी पारिवारिक जिम्मेदारियां थे, विवाह था। लेकिन मुझे लगता है जब होता है तो बहुत अच्छा से होता है। आप घर आए, लखनऊ में कर रहे हैं, आज काफ़ी इत्मीनान सुकून से बातें बिल्कुल। हुई। आपने कहा भी कि जब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए ना, धीरज, तो धीरज है। तो एक युवा हमारे पास है जिसने धीरज रखा है, और सब्र का फल मीठा होता है। आज कस्तूरी की खास मेहमान थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। उन्होंने बताया उनके जीवन का संघर्ष उन्हें सिखाता है और हम सबको प्रेरणा देता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपसे बहुत सारी बातें सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री।